धन्यवाद धन्यवाद सभापति महोदय। आज आपने बजट पे बोलने का अवसर प्रदान किया। पक्ष और विपक्ष दोनों ने बजट को लेके काफ़ी चर्चा हुई। देश का जब बजट आता है तो देश का युवा एक आस लगा के बैठता है कि इस बार कुछ अच्छा होगा। देश का गरीब, देश का आदिवासी, देश का एससी ये आस लगा के बैठता है कि कुछ अच्छा होगा। हमारे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में डंका बजा रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन केंद्र का बजट देखा, राज्य का बजट देखा, कुछ नहीं हुआ। और पूरा देश का एसटी एससी आदिवासी समुदाय हो, युवा हो, सब ये लग रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार की दावा करने वाली इस बार का जो बजट है वो कहीं न कहीं सिर्फ बिहार का, कहीं न कहीं आंध्र प्रदेश का और सरकार बचाने का बजट साबित हुआ है। और कहीं न कहीं ये जुमलेबाज का जो बजट आया है इस बार, देश की जनता देख रही है। मैं उस लोकसभा क्षेत्र से आता हूं, बांसवाड़ा। मैं बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे चुन के भेजा। वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जिता के क्या करोगे। लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने ठान लिया था कि लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। और ये राजतंत्र तय करने का किसी को ठेका नहीं है, लोकतंत्र है। जनता ने ठान लिया था कि इस बार राजकुमार रोज जाएगा। मैं आपके माध्यम से, पूरे सदन के माध्यम से मेरी जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। मोदी जी ने कहा था वहां के बड़े बुजुर्गों को कि घर घर जाके राम राम बोल देना और चुनाव जिताना। वहां के बड़े बुजुर्गों ने ठान लिया और कह दिया था, और मेरे माध्यम से और आपके माध्यम से संदेश पहुंचाया है उन तक। मुझे कहा था मोदी जी को कह देना कि देश के आदिवासियों को उजाड़ने का काम पिछले 10 सालों में हुआ है। देश के अंदर धर्म की राजनीति हुई है। देश में 15 लाख रुपए बेरोजगारों को नौकरी देंगे यूं करके 10 साल राज किया है। इस बार हम सबक सिखाएंगे। और उन्होंने मेरे माध्यम से मैसेज पहुंचाया है कि गुरु गोविंद की धरती है, मावजी महाराज की धरती है, संत सुरमाल महाराज की धरती है। मानगढ़ दाप में 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। मोदी जी 2 बार आए, लेकिन मानगढ़ के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए एक शब्द नहीं बोल के गए, कुछ नहीं करके गए। तो उन्होंने मैसेज पहुंचाया है कि आदिवासी समुदाय जाग गया है और अब वो आदिवासी समुदाय नहीं रहा जो बहका में आ जाएगा और वोट दे देगा। माननीय सभापति महोदय, जो वर्तमान स्थिति बनी है बजट के अंदर, मैंने देखा धातुओं का खनन को लेकर उद्योगपतियों को टैक्स में छूट दी गई। लेकिन ये खनन कहाँ हो रहा है? धरती पे हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है, पहाड़ों में हो रहा है, जंगलों में हो रहा है। और वहां पर जीव जंतु रहता है और आदिवासी समुदाय भी रहता है। लेकिन आदिवासी के समय के आदिवासियों के लिए क्या प्रावधान किया गया? आदिवासी इलाके के अंदर देखा जाए, आदिवासी समुदाय बैठा हुआ है, उसको जमीन का पट्टा नहीं मिला हुआ आज तक, आजादी से पहले से बैठा हुआ है। लेकिन वो जमीन की बात करेगा। सभापति महोदय, यहाँ पर सत्ता को लेके होड़ मची रहती है, सत्ता पाने को लेके बोला जाता है। मैं जो कहना चाह रहा हूं, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें हमारा अस्तित्व बचाना है, हमारा स्वाभिमान बचाना है, हमारा जल जंगल जमीन बचाना है। और देखा गया देश के अंदर आदिवासी समुदाय जल जंगल जमीन की बात करता है तो उसको नक्सलवाद का ठप्पा दे दिया जाता है, उसको नक्सलवाद के नाम से मारा जाता है। छत्तीसगढ़ का बस्तर का इलाका हम देखते हैं, 11 साल की बच्ची को मारा जाता है और कहा जाता है कि नक्सलाइट थी। 3-3, 4-4 साल के बच्चों को मारा जाता है, गर्भवती महिलाओं को मारा जाता है। आदिवासियों की, जब भी आदिवासी समुदाय अपने हक अधिकार की बात करता है तो उसको नक्सलाइट का ठप्पा लगाया जाता है। सभापति महोदय, आदिवासी समुदाय को या एससी समुदाय को फ्री की योजना, हम कहते हैं हमें फ्री की योजना मत दो, हमें हमारा हक दो, जल जंगल जमीन का मालिकाना हक दो। और संविधान के अंदर शेड्यूल 5 के अंदर, शेड्यूल 6 के अंदर जो रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की है उसको धरातल पे लागू किया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैंने देखा है भाजपा अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज कहती है। कई जगह कहती है बीफ खाओ, कई जगह मत खाओ। हमारे आदिवासी समुदाय को लेकर एक धर्म कोड की लंबे समय से मांग चल रही है कि आदिवासी समुदाय को अलग से धर्म कोड दिया जाए। आजादी से पहले 1871 से लगा के 1951 तक अलग जनगणना हुई है। आज आदिवासी समुदाय कोई ईसा धर्म अपना रहा है, कोई हिंदू धर्म अपना रहा है, अलग अलग जगह बटा हुआ है। आदिवासियों की आइडेंटिटी, उनकी पहचान खत्म हो रही है। आदिवासी समुदाय अपनी पहचान बचाने को लड़ रहा है और लंबे समय से कह रहा है कि आदिवासियों की अलग से जनगणना कॉलम होना चाहिए, धर्म कोड होना चाहिए। झारखंड के अंदर
11 नवंबर 2020 को झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ अलग से आदिवासी धर्म कॉलम को लेके। वहां विपक्ष में भाजपा थी और भाजपा ने समर्थन दिया और कहा कि आदिवासी समुदाय धर्म व्यवस्थाओं में भले हिंदू हो ईसाई उसमें नहीं आता है, आदिवासियों की अलग परंपरा रीति रिवाज है, उनको धर्म कोड जारी किया जाए। लेकिन राजस्थान में अलग तरीके से माहौल बनाया जाता है। हम कहते हैं हमें किसी धर्म में नहीं रहना है, हमको आदिवासी हैं, आदिवासी रहने दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, लंबे समय से देखा गया है, कहते हैं वनवासी, कोई कहता है कुछ और। हम कहते हैं हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारा जो देखा गया है कई बार कि जो व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था के अंदर हम कई बार कहते हैं हमें कुछ मत दो एजुकेशन को लेकर। नई शिक्षा नीति, मुझे लग रहा है अभी घंटी बजने वाली है, मैं 2 मिनट में मेरा समाप्त करूंगा। नई शिक्षा नीति के तहत यह प्रावधान किया गया है कि 6 साल का बच्चा होगा इसके बाद उसको पहली क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाह रहा हूं निजीकरण को बढ़ावा देने का तरीका है ताकि प्राइवेट संस्थाएं खत्म हो, सरकारी संस्थाएं खत्म हो, प्राइवेटकरण हो, ये कहा गया है। मैं अंत में एक ही चीज कहना पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसलिए आपको खूब खूब धन्यवाद। देश के अंदर जो शिक्षा के जो हाल है, वर्तमान जो परिस्थिति में जिस तरह से देश ग्रोथ कर रहा है, उसके साथ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो क्वालिटी आनी चाहिए थी वो आज नहीं आ रही है। आज हम सब जब यहाँ हैं, मैं आज एसटी कैटेगरी से आता हूँ, यहाँ पर आया हूँ, इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो मेरे समुदाय का प्रमाण पत्र और दूसरा एजुकेशन। अगर एजुकेशन नहीं होता तो मैं आज यहाँ पर नहीं पहुँच पाता। शिक्षण व्यवस्था की अगर बात करें, वर्तमान में जो भौतिक स्थिति आदिवासी इलाके की अगर बात करें विशेष करके, तो सबसे पहले भौतिक स्थिति क्या है, वहाँ पर कमरे नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, 4 दीवारें नहीं है, शिक्षण व्यवस्था, वहाँ पर अध्यापक नहीं है। हम बड़ी बड़ी बात कर लेते हैं, हम कहते हैं देश ग्रोथ हो रहा है, ये हो रहा है, विकास की ओर जा रहा है, लेकिन मैं आज दावे के साथ कहता हूँ कि देश के आदिवासी इलाके के अंदर जब बारिश होती है तो 70% विद्यालय को खाली कर दिया जाता है क्योंकि वो बिल्डिंग बैठने के लायक नहीं है। आज देश के ये हालात है। मैं राजस्थान के दक्षिणी इलाके से आता हूँ, संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा से, वहाँ पर 78% आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं। वहाँ पर मेरे उस इलाके के अंदर हायर एजुकेशन हो या अपर एजुकेशन हो, उसमें स्थिति ये बनी हुई है कि एक कमरे के अंदर, सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूँगा कि देश के उस ऐसा कोना भी है जहाँ पर 3-3, 4-4 क्लास के बच्चे एक रूम में बैठते हैं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, और हम दावा कर रहे हैं कि देश को गति की ओर, प्रगति की ओर ले जा रहे हैं, अमृत महोत्सव की ओर ले जा रहे हैं। एक कमरे में 4 क्लास के बच्चे बैठेंगे, टीचर किसको पढ़ाएगा? और वो बच्चा डिग्री प्राप्त करके कहाँ जाएगा, क्या करेगा आगे जाके? उसका भविष्य अंधकार में जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, देश के वर्तमान के अंदर जो पॉलिसी ला रहे हैं, नई शिक्षा नीति मेरी समझ के अनुसार प्राइवेटीकरण को आगे बढ़ाने का नीति है। इसमें सीधा सा एक ला दिया गया है कि 6 साल का बच्चा होगा वही पहली क्लास में एडमिशन लेगा। देश का कौन सा परिवार ऐसा है, किस समुदाय के कोई व्यक्ति ऐसा है जो 6 साल का बच्चा होगा इसके बाद एडमिशन कराएगा? इस स्थिति में आने वाले 10 साल बाद सरकारी संस्थाएं खत्म होने वाली है। आज प्राइवेट स्कूल में 3 साल का बच्चा एडमिशन ले रहा है और हम नई शिक्षा नीति में ला रहे हैं कि 6 साल का बच्चा होगा इसके बाद पहली क्लास में एडमिशन लेगा। कहाँ जाएगा वो? इस स्थिति में आने वाले समय में सरकारी सिस्टम खत्म करने की जो नीति ला रहे हैं वो कहीं न कहीं घातक है। माननीय सभापति महोदय, देश के अंदर जो गति है, नवोदय विद्यालय और केवी, हम मानते हैं कि देश के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, कोई भी व्यक्ति को आने का अवसर मिला है वो नवोदय है, लेकिन जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है इसमें 8,88,000 आवेदन आए। पूरे देश के जो केंद्रीय विद्यालय इसमें 8,88,000, प्रवेश कितनों को मिला है? 75,703 बच्चों को प्रवेश मिला है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 8% बच्चों को ही प्रवेश मिल रहा है। माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तब स्टार्ट किया मैंने आपके आने से पहले, अभी आने से पहले ही। अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। मैं